हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सारे पाठ की जो है आपके नाम दिए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 2 में है आपका राजा और उनके राज। तो यहाँ पे देख लीजिए अध्याय 2 है राजा और उनके राज। पहला प्रश्न आता है आपका, राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा बी नंबर, तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा में है, चोल काल में नाडु कहा जाता था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गांवों का समूह। तीसरा में है, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कन्नौज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हौज का। इसके बाद आता है आपका पांचवा में है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रकूट। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको ए नंबर में आपको लाडू भरना है, बी नंबर में आपको राज प्रथम, और तीसरे में आपको भरना है नगरम, और चौथे में भरना है आपको चोल, और पाँचवीं में आपको तंजावुर और निशंभु शूदनी। तीसरा आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक सातवां में है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? तो आपको उत्तर में लिखना है, 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उनके अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो इस तरह आपको करना है। इसके बाद आता है आपका 8 में है, चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? उत्तर होगा आपका, चौहान शासकों का राज विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख क्या था? तो आपको उत्तर में लिखना है, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। 10 में है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में है, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 12 में है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? तो आपको उत्तर में लिखना है, अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का तरीका, पहला है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरा में है, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा है, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका 13। प्रश्न क्रमांक 13 में, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। आपको जो है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12। प्रश्न क्रमांक 14 में है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप यहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 15। चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो आपको जो है उत्तर 15 का यहाँ से देख के कर लेना है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। 16 में है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपका पहला विशेषता है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। दूसरा में है गांव की बस्तियों के समूह को नाडु कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। चौथा पॉइंट है सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। चौथा पॉइंट है धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरियार जैसी उपाधि दी। तो इस तरह से आपको करना है। इसका आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।